नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज का हमारा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी हाँ, लोकसभा की चुनाव की बात करूं तो आज छठवें चरण का चुनाव शुरू है, लेकिन देश भर में जो है चर्चाएं यही है कि आखिर में किसकी सरकार बन रही है। क्या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? क्या मोदी जी 400 पार करेंगे? क्या मोदी जी बहुमत में सरकार बना पाएंगे? तरह तरह की बातें हो रही हैं। साथ में इंडी गठबंधन की भी बातें हो रही है कि इस बार जो है इंडी गठबंधन जो है सरकार बनाते हुए दिख रही है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और कोई भाजपा के पास जो है तीसरी बार कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ऐसे में जो है इंडी गठबंधन सरकार बनाएगी। और मोदी जी का जो बात करें तो उनके बारे में ये कि मोदी की जो हवा है इस बार नहीं है। इन्हीं सब चर्चा के बीच जो है आज हमारा अपना एक नया सर्वे लेके आए हैं आपके सामने। हमारे साथ में है दयानंद नेने जी, जो काफ़ी स्टडी करके काफ़ी ज़मीनी स्तर पे लोगों से पूछ के जो है एक अपना चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि महाराष्ट्र नहीं, देश भर की जो स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, मुद्दाएं क्या है, उसको लेकर जो है हमारे साथ में आए हुए हैं। तो सर, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल में। पिछली बार इन्होंने जो इसके ऊपर स्टडी किया था, लोगों ने काफ़ी उसको देखा और काफ़ी उसका ये भी हुआ। तो आज भी हम जो है उसी मद्देनजर जो है आज का अभी का जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो अभी जो खासकर चर्चाएं चल रही है सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि अब लगभग क्लाइमैक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। 4 जून जो है ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो ऐसे में आपका जो सर्वे है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर की क्या स्थिति दिख रही है आप? नमस्ते और वंदे मातरम। श्याम जी, आज लोकसभा के चुनाव का छठा चरण शुरू हो गया है जी। अभी हम लगभग 3-3.5 बज चुके हैं और 1-2 घंटे में ये चरण भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही ये छठा चरण खत्म हो जाएगा, हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पे 272 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी और एनडीए गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसने तो 5वें चरण के बाद में ही 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसा घोषणा हो रही है, लेकिन कंफर्म हकीकत क्या है वो हम आज बताएंगे। नहीं, ऐसे लोगों को लग रहा है, हकीकत हम अभी भी बता नहीं सकते, क्योंकि जब सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी 1 जून को, उसके बाद में 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुलेंगे तभी हकीकत सबके सामने आएंगी। अभी जो हम कर रहे हैं वो लोगों से वोटिंग के बाद लोगों को मिलके उन्होंने कैसे वोटिंग किया है, किसको किया है, इसकी जानकारी इकट्ठा करके हम लोगों के सामने रख रहे हैं जी। तो इसके लिए जानकारी है, ऐसे ही पकड़ के चलो। सबसे पहले हमने ये चुनाव शुरू हुआ उसके पहले एक ओपिनियन पोल लोगों के सामने रखा था। काफ़ी लोगों को वो पसंद भी आया, इसके लिए मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। और आज के जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें उस वक्त जो हमने सर्वे किया था और आज जो परिस्थिति है उसमें कुछ फेर हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुत ही अच्छे सिचुएशन में है ऐसे लग रहा था। आज क्या परिस्थिति है, इस सब का विवरण लेके हम लोगों के सामने रखने वाले हैं। श्याम जी, कोई भी चुनाव जो होता है मेरे हिसाब से उसके 3 चरण होते हैं जी। एक मुद्दे, दूसरे वादे और तीसरे इरादे। मुद्दे जो होते हैं वो जो स्थायी सरकार है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है, वो हर चुनाव के पहले लोगों के सामने जाती है और हमने जो गत चुनाव के वक्त आपके लिए जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं, तो कितने किए हैं, नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, और हम आगे चल के क्या करने वाले हैं, ये मुद्दों को लेके इनकम्बेंट गवर्नमेंट जनता के पास जाती है। वादे जो होते हैं वो विपक्ष वाले करते हैं कि हमें जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी ये नीतियाँ पसंद नहीं है, हम अगर सत्ता में आ गए, आपने अगर हमें चुना तो हम आपके लिए ये करेंगे जी। और ये जो है मुद्दा और वादा, वो सुनने के बाद जनता अपना इरादा दिखाती है अपने मतदान की प्रक्रिया से कि हमें कौन ज़्यादा पसंद है, विपक्ष वाले पसंद है या हमें जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसमें ही विश्वास कायम रखना है। तो ये 3 ज़्यादातर मुद्दों पे ही सारा गवर्नमेंट चलता है, सरकारें चुनी जाती है और इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। इस बार जो इलेक्शन हुआ है
वो 60 दिनों का इलेक्शन है, बहुत ही लंबा खिंचा हुआ इलेक्शन है, 7 चरण है, 7वां चरण तो 1 जून में है जी। अभी 6-7 दिन बाकी है उसमें। तो क्या होता है, इतना लंबा जब चुनाव चलता है तो मीडिया वाले जो लोग होते हैं, भले वो प्रेस मीडिया हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको रोज एक नया मुद्दा लगता है लोगों की रुचि ये चुनाव में बरकरार रखने के लिए। क्योंकि एक स्टेज होती है चुनाव की घोषणा, दूसरी स्टेज होती है फॉर्म भरना, तीसरी स्टेज होती है फॉर्म विड्रॉ करना, चौथी स्टेज होती है चुनाव का प्रचार और 5वीं स्टेज होती है वोटिंग। तो ये 5 स्टेज जो है उसमें हर स्टेज में रोज नया उनको लोगों को बताना पड़ता है जी। तो इसके लिए काफी बार क्या होता है, अपने टीआरपी बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के इसमें बड़े छोटी छोटी चीजों को एकदम बड़ा करके मीडिया लोगों के सामने रखती है, जिसे हम मराठी में राई का पर्वत बनाया ऐसे कहते हैं। तो इस चुनाव में भी ज्यादातर ऐसे ही हुआ है। 60 दिन का चुनाव उसके लिए रोज कमेंट्री देना, तो फिर लोगों ने मीडिया के लोगों ने क्या किया, मीडिया के लोगों ने उसको जातियों में बांटा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी जात प्रबल है, कौन सी जात का इन्फ्लुएंस वोटों के ऊपर पड़ रहा है, मुसलमान वोट कितने हैं, दलित वोट कितने हैं, उसकी खिचड़ी बन गई तो कौन चुन के आएगा। तो ऐसे एक एक छोटा छोटा मुद्दा लेके उन्होंने ये चुनाव का प्रचार मीडिया की तरफ से जो जैसे चलाया हुआ है, उसकी वजह से ये चुनाव काफी दिनों के बाद एक जातीय एंगल पे भी चला गया है ऐसे लग रहा है। ऑपोजिशन का दूसरा जो इशू उन्होंने जो सामने लाया था, तो महाराष्ट्र में जो गत 2 साल से तोड़फोड़ की जो राजनीति हो रही है, शिवसेना को तोड़ा बीजेपी ने, एनसीपी को तोड़ा, तो ऑपोजिशन के तरफ से ऐसे बताया जाता है बार बार कि ये तोड़फोड़ की राजनीति राज्य की जो जनता है उन्हें पसंद नहीं आई है और जनता का रोष बीजेपी की ओर और जनता की सिंपथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की ओर है, ऐसे करके एक नैरेटिव ऑपोजिशन और विपक्ष ने मिलकर लोगों के सामने रखा है। तीसरा जो बात हमें ऑब्जर्वेशन हमारा जो है, इस इलेक्शन में एक डीएमएम फैक्टर बड़ा महाराष्ट्र में पहली बार उभर के आया है। वो फैक्टर क्या है? तो वो फैक्टर है दलित, मुस्लिम और मराठी मतदार। दलित वोट जो है उनको मुसलमानों के वोट के साथ उनकी एक अलायंस, अनकही अलायंस जैसे हो गई है। उन दोनों ने डिसाइड किया है कि हमें विपक्ष को सपोर्ट करना है। मुसलमानों की मस्जिदों से में से तो मौलवी जो लोग होते हैं उन्होंने फतवे निकाले हैं कि आप जो पार्टी या जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है उन्हें सपोर्ट करिए। तो उस हिसाब से मुसलमान लोग और दलित लोग एक हो गए। उनको उबाठा पार्टी की तरफ से जो मराठी लोग हैं उनकी जोड़ मिल गई है और एक नया डीएमएम फैक्टर उभर के आया है। उसमें और एक एम सामने आ गया है, वो है मराठा वोटर। खास करके मराठवाड़ा एरिया में इसका इन्फ्लुएंस हमें देखा। जरंगे पाटिल साहब ने एक अनकहा या अलिखित फतवा निकाला कि मराठा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है जी। तो ये सारे जो मामले हैं वो ये हमारे कैंपेन के वक्त हमारे लोग जब ग्राउंड लेवल पे सर्वे करते थे तो उनको दिखाई दिए। और एक बात है, राशप पक्ष जो है उन्होंने चुनाव को भी काफ़ी जातीय बनाने का कोशिश किया। कुणबी लोग कितने हैं, मराठा लोग कितने हैं, कोई लोग कितने हैं, आगरी लोग कितने हैं, वो किसको वोट करेंगे, फिर मुसलमान लोगों ने किसको सपोर्ट किया तो कौन जीतेगा। ऐसे काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन राशप के लोगों की तरफ से रोज़ हमें सुनने को मिलते थे। अभी देखिए क्या होता है, ये सारा जो नैरेटिव है आप देखोगे तो ये सारा निगेटिव नैरेटिव है। इस नैरेटिव में पॉजिटिव कुछ भी चीज़ अपोजिशन की तरफ से लोगों के लिए नज़र नहीं आती है। तो दूसरा उन्होंने नैरेटिव सेट करना चाहा कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे किसान भारतीय जनता पार्टियों के नीति के ऊपर बहुत नाराज़ है।
उदाहरण तौर पे उन्होंने नासिक, लासलगांव, दिंडोरी, ये जो परिसर है, वहाँ के जो कांदा उत्पादक, प्याज के उत्पादक जो किसान हैं, उनका उदाहरण उन्होंने दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने दिसंबर महीने में प्याज की निर्यात पे पाबंदी लगा दी। उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा दाम जो निर्यात करके मिलने वाला था वो नहीं मिला, और अभी चुनाव आ गए तो उन्होंने वो पाबंदी उठा दी। पर तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज के दाम कम हो गए, तो अभी ये अगर निर्यात करने भी जाएंगे तो उनको दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके लिए ये नाराज़ है। ये नैरेटिव उन्होंने चलाया है ये इलेक्शन में, विपक्ष ने। अभी ये नैरेटिव की तरफ आप थोड़ा गौर करोगे तो ये जो पॉलिसी होती है, आयात निर्यात या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये ऋतुओं की तरफ जैसी होती है कि एक बार बारिश आती है, उसके बाद में ठंड आती है, उसके बाद में गर्मी आती है। ये सीजनल है। वैसे ही ये पॉलिसीज देश में अलग अलग परिसर में, कांदा हो या कोई दूसरे चीज़ें हैं, उनका फसल कैसे आई है, उनका दाम कैसे चल रहा है, कहीं ज़्यादा तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गए, कहीं एरिया में बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गए। तो ऐसा एक सर्वे करके देश भर फसल और अनाज और ये सब के दामों में बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट नीतियाँ बनाती है, और ये कोई आज नहीं बना रही है, सालों से बनते आ रही है। और जो किसान लोग हैं उन्हें मालूम होता है कि हर साल या हर 1-2 साल में नीतियाँ बदलेगी, सरकार बदलेगी, वैसे नीतियाँ बदलेगी जो सरकार आती है। तो अपोजिशन जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है कि ये नीति की वजह से किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो वो नैरेटिव हमें कहीं नज़र नहीं आया है। मीडिया में जो नैरेटिव दिखाते हैं वो क्या होता है, एक फेडरेशन है समझो, उनमें लासलगांव में एक मार्केटिंग फेडरेशन है, उसमें एक गुट तो होता नहीं, 2-3 गुट होते हैं, 2-3 पक्ष के। तो मीडिया को जो देखना है वही पक्ष के पास या वही गुट के पास विपक्ष लेके जाएगी मीडिया को, और वो जो सामने वाला गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करे, ऐसे उनको पहले से बताया जाता है और वो बात करते हैं, और वही न्यूज़ लो अप करके मीडिया में दिखाई जाती है। तो ये ज़्यादातर करके निगेटिव उनका जो प्रोपोगंडा था वो पूरे कैंपेन के वक्त हमें दिखाई दिया। अभी एक नैरेटिव और उन्होंने सेट करना चाहा है कि मोदी सरकार या तो मोदी जी का करिश्मा इस बार महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, क्योंकि मोदी जी गुजरात की ओर ज़्यादा झुकाव है उनका, और महाराष्ट्र की ओर उनका अन्याय चल रहा है। अभी ये नैरेटिव भी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया हो सकता है, मैं ना नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर लोगों को मालूम हो चुका है कि 50 सालों से यही नैरेटिव सुनते आ रहे हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ा जाएगा, गुजराती लोग वर्सेस मराठी लोग। तो ये भी एक निगेटिव एजेंडा है। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के लोग सूझ्य हैं, वो इस एजेंडा के को क्या बोलते हैं, बिलीव करके या तो उसके ऊपर विश्वास रख के वोटिंग उन्होंने किया होगा, ऐसे मुझे लगता नहीं है। तीसरी बात जो हमें नज़र जो आई है इस कैंपेन में, अजित पवार जी को जिस उम्मीद से लिया गया था भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस में, तो अजित पवार फैक्टर बिल्कुल ही चला नहीं है इलेक्शन में, ऐसे दिख रहा है। उनकी वजह से इंक्रीमेंटल वोट जो आना चाहिए था महायुति को, वो आया है ऐसे लग नहीं रहा है। उल्टा विपक्ष का जो नैरेटिव है कि शरद पवार जी की ओर ही सिंपैथी ज़्यादा है, वही हवा विपक्ष ने क्रिएट करने में विपक्ष यशस्वी हुआ है पूरे महाराष्ट्र भर में। यशस्वी हुआ मतलब लोग उनको मतलब समर्थन दिए ऐसे मैं नहीं कहता हूँ, हवा उन्होंने तो ज़रूर बनाई है। अभी समर्थन दे के उसका कन्वर्जन वोटिंग में कितना हुआ है वो हमें 4 तारीख में मालूम पड़ेगा। पर एक उदाहरण देता हूँ, शरद पवार जी अगर एक चीज़ कहते हैं, समझो शरद पवार ने कहा कि कुणबी वर्सेस मुसलमान फैक्टर महाराष्ट्र में है, या तो ब्राह्मण विरुद्ध मराठा फैक्टर चल रहा है, तो लोग कहते हैं शरद पवार क्या श्रूड पॉलिटिशियन है, उन्होंने क्या राजनीति करी है महाराष्ट्र में। और वही अगर बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति आगे करती है तो वही मीडिया बीजेपी को एक कम्युनल पार्टी ऐसे बताती है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया है, चाय बिस्कुट मीडिया जिसे हम कहते हैं, महाराष्ट्र के लिए कम से कम ये चाय बिस्कुट मीडिया को कैसे भी करके चाहिए कि बीजेपी ये चुनाव हार जाए। अभी क्यों?
तो उसका उत्तर एक ही वाक्य में फडणवीस जी ने एक बार किया था कि दे आर लिसनिंग टू हिज मास्टर्स वॉइस। ये सारे चाय बिस्कुट पत्रकार, HMV पत्रकार है, तो उतने में ही वो बहुत कुछ बोल गए थे, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी ऑपोजिशन का तीसरा नैरेटिव ये चुनाव के अभी जो ख़त्म हुआ है उसमें है कि महाराष्ट्र में गत बार जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी NDA अलायंस को 41 सीटें मिली थी और ऑपोजिशन को 5 सीटें मिली थी। हाँ। और उनका यह कहना है कि इस चुनाव में ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टा होने वाला है। महाविकास आघाड़ी को 30 से 35 सीटें या तो उससे ज़्यादा मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी और महायुति को 5 से 10 सीटों में सीमित रखा जाएगा, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। हमने जब इसका ब्यौरा लिया ये सिचुएशन का, तो एक अलग ही स्थिति हमारे नज़र के सामने आ गई। हमने जब लोगों से बात किया तो महाराष्ट्र की जनता ये सुज्ञ जनता है, वो जानती है कि ये जो चुनाव है वो राष्ट्रीय चुनाव है, देश का सरकार चुनने का चुनाव है, देश के लिए प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार जब लोगों के पास आई है तो वो बता रही है कि गत बार हमने जो वादे किए थे उसमें से 370 हो या CAA हो या ट्रिपल तलाक हो या राम मंदिर हो, ये सारे वादे हमने पूरे किए हैं। वैसे दूसरी बात, लोकल इश्यूज जो है लोकल लेवल के लिए, तो लोगों ने देखा है कि 5 साल तक फ्री राशन उन्हें मिलते आया है। कोविड की बड़ी महामारी आई थी तो देश भर के पूरा अपना पॉपुलेशन जो था देश का, उनको फ्री लसीकरण मोदी जी के गवर्नमेंट ने उसकी सुविधा प्राप्त करके दी थी। लोगों को जनधन अकाउंट्स खोल के दिए हैं, गैस सिलेंडर लोगों के घर घर पहुंचा के, वो जो चूल्हा फूकते थे और जिसका उनकी तबीयत पे बुरा असर होता था खास करके महिलाओं को, तो वो हर घर से वो चूल्हा हट गया है, वहाँ पे गैस सिलेंडर पहुंचा दिया है। घर में अगर किसी कोई बीमार हो गया आदमी, तो एक घर में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना की तरफ से शुरू कर दिया गया है। किसानों को किसान सम्मान योजना के तौर पे साल में 6,000 रुपया केंद्र सरकार की ओर से और 2,000 रुपया महाराष्ट्र की सरकार की ओर से 5 साल से बरकरार डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। मराठा आरक्षण का जो मामला आया था तो मराठा लोगों के लिए 10% का आरक्षण की घोषणा महाराष्ट्र सरकार कर चुकी है। हर जो किसान है राज्य का, तो 1 रुपये में उनके लिए पीक बीमा योजना महाराष्ट्र सरकार लेके आई है। हर घर में टॉयलेट्स, हर आदमी के लिए पक्का घर, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और NDA ने 5 साल में की है और इनके बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी और NDA लोगों के पास वोटिंग के लिए आए हैं। सामने ऑपोजिशन का जो एजेंडा है वो पूरा का पूरा निगेटिव एजेंडा है, एंटी मोदी एजेंडा है। और ऑपोजिशन में भी एकता है या नहीं है, ये सवाल लोगों के सामने है। तो ये सारी चीज़ों को देख के हमने जो ओपिनियन पोल लिया है, हमने जो सर्वे लोगों से किया है, हमें पूरी की पूरी खातरी है कि लोग डेवलपमेंट एजेंडा के लिए वोटिंग करेंगे। अभी हम जाएंगे हमारा जो असेसमेंट है उसके ऊपर। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लास्ट 3-4 महीने में जितने भी पोलस्टर्स है, मतलब एग्जिट पोल या तो पोल करने वाली एजेंसियां, जहाँ पे एक्सिस है, जहाँ पे चाणक्य है, सी वोटर, जहाँ पे सी वोटर है, ऐसी जो एजेंसियां है, उन्होंने जो भी सर्वे किया हुआ है, उन सर्वेयों में उन्होंने महाराष्ट्र में NDA अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी का, उनको 32 से 35 सीटें दिखाई है और ऊपर की सीटें ऑपोजिशन को दिखाई है। प्रेस वाले जो लोग हैं, मीडिया वाले जो लोग हैं, मैं तो उनको चाय बिस्कुट पत्रकार फिर से कहूँगा, उन्होंने 22 से लेके 26 सीटें दिखाई है महायुति को और
ऊपर की सारी सीटें वो दिखा रहे हैं महाविकास आघाड़ी को, और एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी ये चुनाव में ज़्यादा सीटें लेगी महायुति से, और ओवरऑल देश में इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में से बहुत ज़्यादा सीट मिलेगी और ऊपर सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। ये एक प्रयास एक सेक्शन ऑफ मीडिया ज़रूर कर रही है। अभी हमने जो देखा हुआ है इसमें क्या है, तो पहला जो अपना ओपिनियन पोल हमने लोगों के सामने रखा था, उसमें हमने कहा था कि महायुति को, भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को मिनिमम 35 सीट्स मिलेगी, और 5 सीट हमने बताई थी महाविकास आघाड़ी को मिलेगी, और 9 से 10 सीट 50-50 है, उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसा हमने लोगों को बताया था उस वक्त जो बताया था। और आज में क्या फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे मुंबई की जो 6 सीटें है उनके ऊपर। तो मुंबई की जो 6 सीटें हैं अभी वोटिंग होने के बाद में हमें जो दिख रहा है, उसमें से 5 सीट पक्का भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति जीतेगी ऐसे लग रहा है। 1 सीट में उन्हें मार पड़ सकती है, वो शायद साउथ मुंबई की हो सकती है, या तो फिर रविंद्र वायकर जहाँ से खड़े हैं वो सीट पे मार पड़ सकती है उनको। इस पर 1 सीट पे उन्हें मार पड़ेगी ऐसे लग रहा है। कोंकण एरिया जो है, रायगढ़ और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, वो दोनों सीटें एनडीए जीत जाएगी ऐसे लग रहा है। ठाणे का जो इलाका है एमएमआर का, उसमें 4 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें ठाणे की सीट, कल्याण की सीट और पालघर की सीट, ये बीजेपी एनडीए जीतेगी। चौथी जो सीट है भिवंडी, वहाँ पे काफ़ी टाइट फाइट है, मैं कहूँगा 50-50 वहाँ पे है, पर फिर भी फिलहाल ये असेसमेंट में हम लोग वो सीट महाविकास आघाड़ी की ओर झुकी हुई दिखाती है। कपिल पाटिल का और कपिल पाटिल हार सकते हैं ऐसी फिलहाल सिचुएशन दिख रही है उधर। अभी हम जाएंगे विदर्भा। विदर्भा में 10 सीटें हैं, उसमें से 7 सीटों पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी युति जीत जाएगी ऐसे लग रहा है। 3 सीट जो है जहाँ पे महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिख रहा है, उसमें से 1 सीट है सुधीर मुनगंटीवार जो लड़ रहे हैं, मंत्री है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और वो हेवी वेट सीट है ऐसे मैं कहूँगा। तो उनकी चंद्रपुर की सीट जो है फिलहाल जो हमें वहाँ से रुझान मिल रहे हैं, तो सुधीर मुनगंटीवार खतरे में है उनकी सीट ऐसे लग रहा है। दूसरी है चिमूर की सीट, जहाँ पे नेटे करके बीजेपी के कैंडिडेट है वो पीछे चल रहे हैं, वो खतरे में ऐसे लग रहा है। तीसरी है यवतमाल की सीट। यवतमाल की सीट पे भी अभी पलड़ा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का थोड़ा भारी लग रहा है, और वो भी सीट विदर्भा की जो है वो खतरे में है महायुति के लिए। अभी आते हैं मराठवाड़ा रीजन की ओर। मराठवाड़ा में 8 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस जीतेगी ऐसे लग रहा है। हिंगोली और धाराशिव सीटों पे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन के आ सकते हैं ऐसे फिलहाल लग रहा है। और औरंगाबाद की जो सीट है संभाजीनगर की, उस सीट पे एमआईएम के जो विधायक है फिलहाल इम्तियाज जलील, वही फिर एक बार चुन के आएंगे। ऐसे वातावरण उनके चुन के आने में उनके लिए अच्छा है ऐसे लग रहा है, क्योंकि दोनों शिवसेना के जो उम्मीदवार है उनमें बाकी वोट बढ़ जाएंगे और इम्तियाज जलील फिर से चुन के आ सकते हैं ऐसे फिलहाल लग रहा है। फिर जाएंगे पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में 10 सीटें हैं, उसमें से 6 सीटों पे महायुति के उम्मीदवार चुन के आ सकते हैं ऐसे वातावरण, ऐसी स्थिति है। जो बाकी 4 सीटें हैं जहाँ पे महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, वो है म्हाडा, हातकणंगले, कोल्हापुर और शोलापुर। इन 4 सीटों में महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिख रहा है। और आखिरी जो रीजन है महाराष्ट्र का, वो जो है उत्तर महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, खानदेश जिसे कहते हैं, वहाँ पे 8 सीटें हैं। वो जो 8 सीटें हैं उसमें से 6 सीटों पे महायुति, बीजेपी एनडीए की महायुति जीत के आएगी ऐसा स्थिति है। 2 सीटें जो है जहाँ पे उनका पलड़ा मतलब महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, वो है शिरडी और दिंडोरी।
तो 8 में से 6 सीटें एक तरफ और 2 सीटें महाविकास आघाड़ी की तरफ ऐसे फिलहाल दिख रहा है। तो ये ब्यौरा है 48 सीटें महाराष्ट्र जो में है उनका। अभी मोटा मोटी में देखने को जाओ तो मिनिमम 32 सीटें महायुति जीत सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 39 सीटें 39 वो जीत सकती है। उनकी रेंज 32 से 39 दिख रही है। महाविकास आघाड़ी जो है उनकी रेंज 5 सीट से लेके 10 सीट तक दिख रही है और 1 सीट MIM की जो है दिख रही है। तो वो ऐसे मिला के ये 48 सीट का ब्यौरा है। एक सीट और मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे बारामती का, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है ये और हर कोई जानना चाहता है क्या पवार साहब की बेटी सुप्रिया वहाँ जीत पाएगी। फिलहाल इस सर्वे में, इस असेसमेंट में हमने बारामती की सीट महायुति की और दिखाई है, यानी अजित दादा मतलब जीत सकते हैं, उनका गुट ऐसे दिख रहा है। पर वास्तव में ग्राउंड पे देखा जाए तो वहां पे भी कांटे की टक्कर है और आखिरी वोट गिना जाने तक ये टक्कर जारी रहेगी वहां पे। पर अभी लग रहा है कि अजित दादा का पलड़ा थोड़ा भारी है वो सीट के ऊपर। अभी देखा जाए उसका राष्ट्रीय स्तर पे क्या चित्र रहने वाला है, संक्षेप में बता दूं तो राष्ट्रीय स्तर पे गत वर्ष भारतीय जनता पार्टी गत इलेक्शन में 303 सीटें जीत के आई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान 23 सीट का था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो चित्र हम उभर के आ रहा है, उसे हम दिखा रहे हैं, तो उसमें भी हमें लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वो 23 सीट में कुछ ज़्यादा फटका बैठने वाला है, ऐसे लगता नहीं है। और देश भर का अगर आप चित्र देखोगे तो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 250 से लेकर 260 सीटें हैं, तो उसमें भी उनमें वो सीटों पे कुछ ज़्यादा फटका उन्हें बैठने वाला नहीं है। लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 17 खासदार थे लास्ट टाइम, और इस बार भी वो सिर्फ 17 सीट लड़ रहे हैं। तो वो 17 सीटों को भी कुछ फटका बैठेगा ऐसा लगता नहीं है। भाजपा की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पहले हम भाजपा की बात कर ले तो देश भर में जो चित्र उभर के आ रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी 303 सीटें फिर एक बार जीत सकती है और उनको साउथ इंडिया और बंगाल और उड़ीसा और आसाम यहाँ पे जो फायदा होने वाला है सीटों का, ऐसे जो लग रहा है, तो उसके हिसाब से 303 से लेके 320 तक आगे भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पे जा सकती है। अभी रहा एनडीए की बात, तो एनडीए में यहाँ पे महाविकास आघाड़ी ने जो वातावरण पैदा किया हुआ है कि 11 सीटों पे उबाठा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में सीधा मुकाबला है, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो हवा निर्माण की गई है कि वो जो दलित, मुस्लिम और मराठी वोटर का जो फैक्टर है वो काफ़ी बड़े पैमाने में चल रहा है, उसकी वजह से वो जो 11 सीटें हैं उसमें से 7 से 8 सीटें उद्धव ठाकरे की सेना जीतेगी, ऐसा उन्होंने हवा निर्माण की है। तो हमें 4 तारीख तक उसके लिए रुकना पड़ेगा कि उसका फटका एक्चुअल में एकनाथ शिंदे की सेना को कितना बैठता है। तो इसके लिए एनडीए की सीटें कितनी आगे जाएगी इसके ऊपर मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, पर अभी जो लग रहा है 400 सीट तो दिख नहीं रहा है एनडीए अलायंस पहुंचेगी ऐसे करके। मोस्ट ऑप्टिमिस्ट एस्टिमेट, मतलब अच्छे से अच्छा अगर एस्टिमेट देना है उनके लिए, तो उनकी 365 तक सीट जा सकती है एनडीए की नेशनल लेवल पे, ऐसे दिख रहा है। अभी लास्ट एक कमेंट मैं देना चाहूँगा, अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को फटका बैठा तो उसका जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार कौन, तो मैं सारा चुनाव का आकलन करने के बाद कहूँगा कि मोदी जी ने एक टारगेट दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी के 370 सीटें आनी चाहिए, तो जाके 400 सीट पार हमारी हो जाएंगी। अभी का जो विवरण दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 320 तक पहुंच सकती है, और उसमें महाराष्ट्र में उन्हें कम सीटें आ सकती है ऐसे लग रहा है। तो जिम्मेदार कौन, तो मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला लेवल पे, मंडल लेवल पे, बूथ लेवल पे जो भी है,
वो जिम्मेदार है ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था कि 370 सीट आने के लिए उन्होंने एक नुस्खा बताया था कि आप 2019 में जो चुनाव हुए हैं तो आपके बूथ पे जो जितने वोट पड़े हुए हैं उसमें 370 नए वोट लेके आओ, ऐसे उन्होंने टारगेट दिया था सारे बूथ प्रमुखों को। तो अभी जब 6 क्या बोलते हैं चरण चुनाव के खत्म हुए हैं तो उसमें ऐसे नजर तो नहीं आ रहा है कि किसी भी जगह पे भी कोई पे बूथ पे भी 370 नए वोट आ गए हैं। और गत वर्ष जो गत टाइम जो बूथ पे वोट पड़े थे उसमें 370 की वृद्धि हुई है। उल्टा नजर आ रहा है, काफी बूथों पे 2019 में जो वोट गिरे थे उससे इस बार कम वोट गिरे हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूं, इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मंडल लेवल का कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाके उनको वोटिंग के लिए बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुआ है। इसके लिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना इंटरनल जो संगठन है उसमें एक बार देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी वो लेवल पे कहाँ चूक गई है क्या, उसका आकलन करने का उनको पड़ेगा। और 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, उसके लिए अपना संगठन फिर से एक बार उनको तैयार करने के लिए ये जो उनका फेल्योर है ये कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अकाउंटेबिलिटी के किसकी वजह से ये हुआ, तो यू हैव टू पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी, ये उनको करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा ब्रॉड चित्र है जो हमने आपके सामने रखा है। एक चीज़ का हमको बहुत ही ये हो रहा है, खुशी हो रही है कि हमने जो शुरुआत में जो आपको विवरण दिया था और आज जो हमने आपके सामने विवरण रखा है उन दोनों में बहुत ज़्यादा फेर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सर्वेक्षण था, हमारे जो लोगों ने जाके काम किया है वो उसमें कंसिस्टेंसी एक प्रकार की हमें नज़र आ रही है। इसमें एक्चुअल क्या हुआ है वो हमें 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते नैने जी। तो मतलब कि एक बात तो तय है कि आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन जो उनका जो टारगेट था जो कि अब की बार 400 पार, वो शायद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तो सभी को पता है, क्योंकि जो हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, जो हिसाब से वोटिंग हो रहे हैं, उसको देखते हुए इसका ना अब तो मुमकिन नहीं है कि 400 पार आएगा। फिलहाल जो है हम जो है नई सरकार के लिए शुभेच्छा देते हैं आज के सर्वे के हिसाब से कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं और नई नई योजनाएं फिर से कुछ न कुछ लाएंगे। और हम यही कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है मोदी सरकार। तो हम जो है आगे भी और चुनाव से जुड़ी हुई कोई खबरें रहेगी, सर्वे से जुड़ी हुई कोई खबरें रहेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम हमारी हर खबरें जो है आप तक पहुंचा सके। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।